नमस्कार। टैक्स फाइलिंग का मौसम आ गया है और अगर ITR-2 फॉर्म का नाम सुनकर आपका भी सिर चकरा जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे आपके लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। अच्छा, तो क्या इस साल आपने कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी बेची है? अगर हाँ, तो शायद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि भाई अब टैक्स फाइलिंग कैसे होगी। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये ITR-2 भरना किसे है। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ITR-2 आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कुछ खास सिचुएशंस में। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको यही फॉर्म भरना है, या फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं और उनसे किराया आता है तो भी ITR-2। यही नहीं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक बेचकर प्रॉफिट कमाया है, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं, या फिर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, इन सभी मामलों में ITR-2 ही आपके लिए सही फॉर्म है। एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो है ITR-2 और ITR-3 के बीच, पर इसका फर्क समझना बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपकी इनकम सैलरी, प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन से आ रही है तो आपके लिए ITR-2 है, सिंपल। लेकिन अगर आपके इनकम में बिजनेस या किसी प्रोफेशन से हुई कमाई भी शामिल है, जैसे कि आप एक फ्रीलांसर हैं, तो आपको ITR-3 फाइल करना होगा। बस यही एक बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ITR-2 भरना है। अब अगला स्टेप क्या है? तैयारी। और यकीन मानिए, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स पहले से हों तो ये प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। तो फाइलिंग शुरू करने से पहले ना, बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपने पास निकाल कर रख लीजिए। अगर ये तैयार हैं तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो हो ही चुका है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइलिंग की नींव है। पहला, फॉर्म 16 जो आपकी सैलरी और उस पर कटे TDS की पूरी कहानी बताता है। दूसरा, फॉर्म 26AS जो आपके पैन पर जमा हुए सारे टैक्स का एक हिसाब है। तीसरा है AIS, यानी वो रिपोर्ट जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा होता है। और आखिर में आपके बैंक स्टेटमेंट्स। और सबसे जरूरी टिप, फाइल करने से पहले इन चारों के डेटा को एक बार आपस में मैच जरूर कर लें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब आते हैं ITR-2 के उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर लोग थोड़ा घबराते हैं, कैपिटल गेन्स। पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये कैपिटल गेन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो जब आप कोई भी एसेट जैसे कि कोई घर, जमीन या स्टॉक्स उसकी खरीद कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो उस पर जो मुनाफा होता है, बस उसी को कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन भी 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कोई एसेट बेचने से पहले उसे कितने टाइम तक अपने पास रखा। जैसे अगर आपने 1 साल के अंदर ही शेयर्स बेच दिए तो उस पर हुए मुनाफे को कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2 साल रखने के बाद बेची तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां बात हो रही है इंडेक्सेशन बेनिफिट की। ये क्या है? इसे सरकार की तरफ से एक तरह का तोहफा समझिए। सरकार कहती है कि इतने सालों में महंगाई बढ़ी है तो आपकी खरीद की कीमत भी आज के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जैसा आप यहां देख सकते हैं, इंडेक्सेशन के बाद आपकी खरीद लागत बढ़कर 33 लाख हो गई और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट सीधा 7 लाख पर आ गया। ये टैक्स बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो यहां एक बहुत जरूरी अपडेट है जिस पर ध्यान देना होगा। शेयरों पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स की दरें अब बदल चुकी हैं। अब आपकी बिक्री की तारीख ये तय करेगी कि आप पर कितना टैक्स लगेगा। अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद शेयर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन पर 20% और लॉन्ग टर्म पर 12.5% टैक्स देना होगा, जो पहले की दरों से ज्यादा है। चलिए, कैपिटल गेन तो समझ लिया, अब बात करते हैं टैक्स बचाने की। और अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम चुन रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक प्रो टिप है जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से आपको बचाएगी। ये शिकायत बहुत आम है। लोग ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते ही इसीलिए हैं ताकि वो 80C जैसे डिडक्शंस का फायदा उठा सकें, लेकिन जब फॉर्म भरने बैठते हैं तो पता चलता है कि वो ऑप्शन ही लॉक्ड है। जाहिर है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका एक छोटा सा सीक्रेट है, एक हैक समझ लीजिए। आपको बस फॉर्म के मेन शेड्यूल सेक्शन में वापस जाना है। वहां शेड्यूल VA जैसी लिस्ट में अपनी कटौतियों जैसे 80C और 80D के आगे वाले बॉक्स को खुद टिक करना है। और जैसे ही आप ये करके डिडक्शन वाले टैब पर वापस आएंगे, वो फील्ड्स जादुई तरीके से अनलॉक हो चुकी होंगी। तो लीजिए, अब हम फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब हैं।
सफ़र लगभग पूरा हो चुका है। चलिए अब फाइलिंग प्रोसेस के आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में पोर्टल खुद आपके टैक्स की पूरी कैलकुलेशन कर देगा। अगर कोई टैक्स बकाया निकलता है तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर ऑनलाइन ही जमा कर दीजिए। सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 30 दिनों के अंदर अंदर आधार OTP से ई-वेरीफाई करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बिना आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी। और बस हो गया आपका रिटर्न फाइल। अब जब टैक्स फाइलिंग जैसा एक बड़ा काम पूरा हो गया है, तो ये सोचने का सबसे अच्छा समय है कि आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए। इसे एक नई शुरुआत की तरह देखिए।